हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास होने वाली है हमारी पॉलिटिकल साइंस की। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे छठा चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ठीक है दोस्तों, ये हमारी वन शॉट वीडियो होने वाली है और इस वन शॉट वीडियो में मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और दोस्तों वीडियो को लाइक भी करते हुए जाना। ठीक है, तो चलिए आइए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा दोस्तों, उत्तर दक्षिण के देशों से आप क्या समझते हैं। क्या बोला मैंने दोस्तों, उत्तर दक्षिण के देशों से आप क्या समझते हो। जरा ध्यान दीजिए, उत्तर दक्षिण के देशों से हम क्या समझते हैं दोस्तों। विकसित देशों को उत्तर के देश कहा जाता है क्योंकि ज्यादातर विकसित देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, देखिए विकासशील एवं पिछड़े देशों को दक्षिण के देश कहा जाता है क्योंकि ये ज्यादातर देश जो हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो उत्तर के देश हैं वो क्या है, विकसित देश है। जो दक्षिण के देश है थोड़े पिछड़े हुए और गरीब देश है, जिसे हम डेवलपिंग कंट्री भी कहते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अगला है हमारा टॉपिक, अंटार्कटिका पर किन का नियंत्रण है या किसका नियंत्रण है। देखो या किन देशों का नियंत्रण है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए। अंटार्कटिका भूमंडल का सबसे ठंडा क्षेत्र है। क्या है, भूमंडल का सबसे ठंडा क्षेत्र है जो 1,40,00,000,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस पर किसका अधिकार है, इस संबंध में दो बातें हैं। पहला है देखिए, ब्रिटेन, अर्जेंटीना, चिली, नॉर्वे, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने अपनी कानूनी प्रभुसत्ता के अधिकार का दावा किया है, जबकि अधिकतर देश अंटार्कटिका को वैश्विक संपदा मानते हैं। यह क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण के विश्व नियमों द्वारा शासित है। दोस्तों मतलब देखिए कि दो मत है यहाँ पर। पहला मत क्या है जो है प्रथम अर्जेंटीना, चिली, नॉर्वे, फ्रांस ये सब अपना कानूनी अधिकार बताते हैं अंटार्कटिका के ऊपर। लेकिन दूसरे लोग बोलते क्या है, दूसरा पक्ष क्या बोलता है कि ये जो अंटार्कटिका है वो वैश्विक संपदा है। ठीक है, इस पर सबका अधिकार है, इसलिए इसको 1959 में दोस्तों वैज्ञानिक शोधों के लिए खोला गया और पर्यटन के लिए खोला गया। ठीक है, तो यही है अंटार्कटिका, इन पे किसका नियंत्रण है दोस्तों, तो ये हमने पढ़ लिया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, पृथ्वी सम्मेलन क्या था और यह सम्मेलन कितना लाभप्रद सिद्ध हुआ, स्पष्ट कीजिए। पृथ्वी सम्मेलन क्या था और ये कितना लाभदायक हुआ, ये हमें स्पष्ट करना है। ध्यान दीजिए, पहले तो देखिए पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, कब, 1992 में रियो डी जनेरियो ब्राजील में हुआ। कहाँ हुआ, रियो डी जनेरियो ब्राजील में हुआ। कब, 1992 में। ठीक है, ब्राजील में हुआ था। जो पर्यावरण विकास से संबंधित था, यह सम्मेलन निम्नलिखित लाभकारी सिद्ध हुआ। पहला देखो क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी पर अंतरराष्ट्रीय नियम तय किए गए। अगला क्या है, एजेंडा 21 के रूप में टिकाऊ विकास के तरीके सुझाए गए। क्या सुझाए गए, एजेंडा 21 के रूप में टिकाऊ विकास सुझाए गए। जैसे इसमें क्या बोला जाता है, यह सम्मेलन इस बात पर सहमत हुआ कि आर्थिक विकास इस तरह से किया जाए कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, जिससे टिकाऊ विकास कहा गया। मतलब आर्थिक विकास इस तरीके से किया जाए जिसमें क्या हो, पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो या नुकसान हो ही ना। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा पृथ्वी सम्मेलन और इसके कुछ लाभप्रद सिद्ध, ठीक है, सिद्धांत। देखिए आप आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया किन्हीं 4 कदमों के बारे में बताना। ठीक है, ये 4 मार्क्स में आ सकता है आपका क्वेश्चन, तो जरा ध्यान से देखिए। देखिए क्या है, भारत सरकार ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए, जो कि ये हैं दोस्तों। पहला क्या है, 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। क्या किया गया, 2001 में ऊर्जा संरक्षित नियम पारित किया गया। फिर अगला पॉइंट है, ये पॉइंट गलत लिख दिया है, पॉइंट लिख देते हैं 1 2 3 और दोस्तों ये चौथा पॉइंट। जरा ध्यान दीजिए, पहला क्या है, 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। और दूसरा क्या है, स्वच्छतर ईंधन का प्रयोग बढ़ाने के लिए नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी को लागू किया गया, जो कि अब सीएनजी का प्रयोग सभी वाहनों में अनिवार्य कर दिया गया। अब देखिए 2003 के बिजली अधिनियम में पूर्ण निर्वाह ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। रिसाइकल जो कहते हैं हम उसे, वो एनर्जी का इस्तेमाल किया जाने लग गया। प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में इन्होंने कदम बढ़ाए दोस्तों। ठीक है, तो यही थे जो 4 कदम भारत के द्वारा उठाए गए थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल के विषय में आप क्या जानते हैं। दोस्तों देखिए, जो क्योटो प्रोटोकॉल था ये जापान में हुआ था। ये पर्यावरण संबंधित या जलवायु परिवर्तन संबंधित एक सम्मेलन हुआ था देशों के बीच में। ठीक है, इसके अंदर क्या कहा गया था कि जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
देखिए मार्टियल प्रोटोकॉल क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो जरा ध्यान दीजिए, सन 1987 में 175 औद्योगिक देशों ने मार्टियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। किस पे? मार्टियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। ओजोन परत को बचाने के लिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति थी जिसे मार्टियल प्रोटोकॉल कहा गया। ठीक है, इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला तो क्या था कि ओजोन लेयर जो हाशिया है उसको उससे बचाना। ठीक है, ओजोन उत्पादन पर नियंत्रण करना, जैसे जो भी मतलब ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं जो निकल के ओजोन लेयर को जो नुकसान पहुंचाते हैं उन सभी को। ठीक है दोस्तों, यही था मार्टियल प्रोटोकॉल संधि। जरा ध्यान दिए ना, क्योंकि इसमें क्या था कि ओजोन परत को बचाना था, जो कि हमको सूरज की हानिकारक जो किरणें हैं उससे बचाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दोस्तों क्या है कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। क्या बोला दोस्तों? साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो जरा ध्यान दीजिए, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी की अवधारणा पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई है। देखिए, जिसमें यह कहा गया है कि पर्यावरण के चरण में अधिकतर योगदान विकसित देशों का है, इसलिए इन देशों को पर्यावरण की मरम्मत और संरक्षण की जिम्मेदारी अधिक लेनी चाहिए। मतलब क्या है? अलग अलग जिम्मेदारी से मतलब क्या है? जिसने ज्यादा नुकसान पहुंचाए वही ज्यादा उसका उपचार करेगा। ठीक है, अब देखिए 1992 के रियो सम्मेलन में इसे साझी जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिका के रूप में स्वीकार किया गया। रियो घोषणा पत्र में यह स्वीकार किया गया कि विभिन्न देशों का पर्यावरण संरक्षण में योगदान अलग अलग और उनकी भूमिका भी अलग अलग होनी चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं क्या कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी, क्योंकि क्या है जो विकसित देश है उन्होंने अधिक कार्बन जो है उत्सर्जन किया है, जिसके कारण उनकी जिम्मेदारी भी अधिक बनती है पर्यावरण को संरक्षण करने में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए सुझाव क्या दिए गए दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए सुझाव पे। पर्यावरण सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को इस तरह तय किया जाए कि विकासशील देशों का विकास प्रभावित ना हो। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया जाए पर्यावरण से रिलेटेड वो विकासशील देशों को प्रभावित ना करे। ठीक है, आगे एक संयुक्त कोष स्थापित किया जाए जिसमें सभी देशों या देश अपनी राष्ट्रीय आय का कुछ हिस्सा डाले। ठीक है, मतलब इसके अंदर ताकि विश्व पर्यावरण के लिए हम कुछ कर सकें। आगे क्या है अगला पॉइंट देखिए, इसके संरक्षण हेतु व्यक्तिगत, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। अगला, संसाधनों पर अनुसंधान कार्य चलाना चाहिए ताकि मानव कल्याण हेतु छिपे हुए संसाधनों का उपयोग किया जा सके। तो दोस्तों यही था साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी थी। इसके अंदर उसी प्रकाश जो ज़्यादा गैस को सजत करेगा वही ज़्यादा पर्यावरण को भी संरक्षित करेगा। मतलब जो जितना दोहन करेगा उसका उतना ही ज़्यादा कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण को संरक्षण करे। ठीक है, तो इसमें कुछ बातें थी जो कि सुझाव दिए गए थे कि विकासशील देशों का जो है उस पर विकास जो है वो खतरे में ना आना चाहिए। ठीक है, और कुछ कोष का स्थापित करना चाहिए कि इसमें सभी देश अपनी अपनी कुछ आया डाले। ठीक है, और क्या है इसके संरक्षण हेतु व्यक्तिगत, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पर मतलब खुद भी हमें साफ सफाई करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, कूड़ा वगैरह ज़्यादा फैलाना नहीं चाहिए। ठीक है, उसी हिसाब से। अब अगला जो हमारा टॉपिक बनता है दोस्तों वो बनता है मूल निवासियों का सवाल। पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों और राजनीति को एक साथ जोड़ देता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। मैंने क्या बोला, देखिए मूल निवासियों का सवाल पर्यावरण प्राकृतिक साधनों और राजनीति को एक साथ जोड़ देता है, इस कथन की व्याख्या करनी है। ठीक है, जरा ध्यान देंगे इस उत्तर पे। देखिए यह कथन सत्य है कि क्योंकि ये कथन सत्य है क्योंकि मूल निवासियों के अधिकार और उनका जीवन पर्यावरणीय संसाधनों पर निर्भर करता है। उनका पर्यावरण संसाधन और राजनीति से गहरा संबंध है क्योंकि उनकी भूमि और संसाधनों का अधिकार राजनीतिक संघर्षों का हिस्सा बन जाता है। भारत में आदिवासी समुदाय का जीवन जो है वो खेती पर आधारित है और उन्हें भूमि के नुकसान का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से विकास परियोजनाओं के कारण इन समुदायों को अपने पारंपरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि आप बोल सकते हैं कि जो है
पर्यावरण संसाधन और राजनीति से जो है ये इनका गहरा संबंध होता है, क्योंकि राजनीति क्या करती है, कुछ नई नई चीज़ जैसे डैम बनाते, जैसे नर्मदा आंदोलन आपने देखा होगा, जो वहाँ के मूल निवासी थे, जब नर्मदा डैम बन रहा था तो वहाँ से उनको छोड़कर जाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि वो पानी गाँव के अंदर उन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, जो पर्यावरण संसाधन है वो राजनीति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ सुझाव देखिए। देखिए पहला क्या है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल की स्थापना की गई। दूसरा क्या, संयुक्त राष्ट्र में आदिवासियों के हितों के लिए एक परामर्शदायी परिषद का गठन किया गया। मतलब इनके लिए काम किया गया क्या, कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल की स्थापना की गई। दूसरा क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ में आदिवासियों के हितों के लिए एक परामर्शदायी परिषद का गठन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए दोस्तों, पर्यावरण की रक्षा के लिए ऐसे कोई 4 कदम सुझाए जिन्हें भारत सरकार द्वारा तुरंत उठाए जाना चाहिए। देखिए भारत सरकार द्वारा ऐसे कौन से 4 कदम उठाने जाना चाहिए तुरंत, वो जरा ध्यान दीजिए। देखिए कड़े पर्यावरण कानून, पर्यावरणीय नीतियों को कड़े नियमों पर आधारित करना, ठीक है, और उन्हें सख्ती से लागू कराना चाहिए। अगला क्या है, वनों की रक्षा, वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना और अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है, मतलब यही है कि पर्यावरण नीतियों को कड़े नियमों पर आधारित करना चाहिए। ठीक है, और उन्हें सख्ती से लागू करना चाहिए। दूसरा क्या है, वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना चाहिए और अधिक जो है पेड़ को लगाने चाहिए। अब देखो नवीनीकरण ऊर्जा, देखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों पर नियंत्रण, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लानी चाहिए। ठीक है, प्लास्टिक पर प्रतिबंध, प्लास्टिक और पॉली बैग्स के प्रयोग को रोकना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन, देखो निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक परिवहनों का इस्तेमाल, ठीक है, बढ़ाना चाहिए। अगला, इन कदमों से पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ सतत विकास में मदद मिल सकती है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टॉपिक थे जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड थे, जो कि आपके एग्जाम के अंदर आ सकते। देखो दोस्तों एक क्वेश्चन है इसके अंदर, साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी वाली, ये हमेशा से आता रहता है। और क्योटो प्रोटोकॉल, मार्टिल सिंधी और ये पृथ्वी सम्मेलन, दोस्तों ये 2 मार्क्स वगैरह में आ सकते हैं, तो इसको भी आप थोड़ा लर्न करके अपने एग्जाम में जाना। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं पे थी, एंड होता है इस वीडियो का। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और बाकी सारी जो वीडियो है दोस्तों, मैंने वो प्ले लिस्ट बना के डाल रखी है, आप जाकर वहां पे देखिए। और दोस्तों सेकंड बुक जो है हमारी भारतीय वाली, दोस्तों उसे भी जाके देखिए, उसमें भी सारा जो है 1 by 1 टॉपिक बाय टॉपिक जो है क्वेश्चंस आंसर जो है मैंने डिस्कस कर रखे हैं। तो दोस्तों प्लीज वहां पे भी जाइए और वो सारी वीडियो देखिए। अगर आपके पास हिस्ट्री है दोस्तों, मैंने हिस्ट्री की वीडियो बना रखी है, उसकी प्ले लिस्ट है, जाके चेक कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।